मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समास के बारे में। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास की परिभाषा हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में। आइए शुरू करते हैं। हमने जाना तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरे पद की प्रधानता की वजह से तत्पुरुष समास को आगे दो और भेदों में हम बांटते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन दोनों समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, साथ ही एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य का कार्य करता है। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं, तो वहाँ पर हम जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तत्पुरुष समास के ही 2 उपभेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है और साथ में तत्पुरुष समास के उपभेद कर्मधारय समास में और द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। इंग्लिश ग्रामर में कर्मधारय समास को अपोजिशनल कंपाउंड और द्विगु समास को न्यूमेरल कंपाउंड भी कहते हैं। आइए इन दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास में पहला पद और उत्तर पद दोनों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो या उपमान और उपमेय का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो इसके लिए हमारे माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए, विशेषण और विशेष्य क्या होता है, उपमान और उपमेय क्या होता है। उदाहरण के लिए स्वर्ण कमल, स्वर्ण जैसा है जो कमल, यानी कि जो स्वर्ण है वो विशेषण शब्द है और कमल यहाँ पर विशेष्य है। कमल इतना सुंदर है कि स्वर्ण के समान, सोने के समान है। तो जहाँ पर इस तरह के शब्द हमें मिलेंगे जहाँ पहला पद विशेषण का कार्य करेगा और दूसरा पद विशेष्य का कार्य करेगा, वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होगा। विशेषण हम सभी जानते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी कि जो विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि विशेषण और विशेष्य का जहाँ पर जोड़ा बनेगा, पहला पद विशेषण का काम करेगा और जो दूसरा पद है वो विशेष्य का काम करेगा, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। इसी प्रकार से उपमेय और उपमान का अर्थ भी हमें क्लियर होना चाहिए। उपमेय जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। तो कहीं कहीं पर विशेषण और विशेष्य का जोड़ा बनता है, कहीं कहीं पर उपमेय और उपमान का जोड़ा बनता है। तो पहला पद उपमेय का कार्य करेगा, दूसरा पद उपमान का कार्य करेगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि हमारी परिभाषा और क्लियर हो जाए। उदाहरण के लिए नरोत्तम शब्द को देखते हैं। नरों में उत्तम है जो, यानी कि नर यहाँ पर विशेष्य का कार्य कर रहा है और उत्तम यहाँ पर विशेषण है। उत्तम यानी विशेषण, और किसकी विशेषता बताई जा रही है, कौन उत्तम है, नर यानी मनुष्य। तो इस तरह से हमें पहचान करनी होगी कौन सा शब्द विशेष्य का कार्य कर रहा है और कौन सा शब्द विशेषण का कार्य कर रहा है। यहाँ पहला पद विशेष्य है और दूसरा पद विशेषण है। मृग नयन, मृग जैसे नयन, मृग यहाँ पर उपमान है और नयन उपमेय है। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है, तो यहाँ पर हम किसकी तुलना कर रहे हैं, नयन की तुलना कर रहे हैं, और किसके साथ कर रहे हैं, मृग के साथ कर रहे हैं। तो मृग हमारा उपमान होगा। जिस वस्तु के साथ तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं और जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा हो जाती है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होगा और साथ में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण और विशेष्य या फिर उपमान और उपमेय का संबंध होगा, वहां पर कर्मधारय समास होगा। कुछ और उदाहरण भी आप देख सकते हैं। देह लता, देह रूपी लता, तो यहाँ पर देह की तुलना लता के समान की गई है। नील कमल, नीला कमल, यानी कि कमल की विशेषता है कि वो नीला है, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का जोड़ा बना है। सज्जन, सत जन, यानी कि जो जन सत है यानी अच्छा है, तो यहाँ पर जन की विशेषता है कि वो अच्छा है, तो यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य का जोड़ा बना है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, यहाँ बड़े की विशेषता है कि वो दही में डूबा हुआ है। और साथ में ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हम बार बार गलती करते हैं। ज़्यादातर लोग इसका विग्रह करते हैं दही का बड़ा, जो बिल्कुल ही गलत है। जैसे ही हम इसका विग्रह करते हैं दही का बड़ा, तो हमारा तत्पुरुष समास बन जाता है, लेकिन यहाँ पर उस बड़े की बात की जा रही है जो दही में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होने के कारण कर्मधारय समास होगा। पीताम्बर,
पीले अंबर हैं जिसके, अंबर यानी वस्त्र, तो यहाँ पर वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है कि वो पीले रंग के हैं, इसी कारण से यहाँ पर कर्मधारय समास है। नर सिंह, नरों में सिंह के समान, यानी कि वो इतना बहादुर या शक्तिशाली है, शेर के समान, तो यहाँ पर नर की विशेषता बताई गई है कि वो शेर के समान है। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होने के कारण यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जो कर्मधारय समास में भी होते हैं और बहुव्रीहि समास में भी होते हैं। अभी बहुव्रीहि समास की परिभाषा हमने नहीं पढ़ी है। जब हम बहुव्रीहि समास की परिभाषा पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम कर्मधारय समास की पहचान करें और किस प्रकार से हम बहुव्रीहि समास की पहचान करें। दोनों ही शब्द दोनों ही समास में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उसके विग्रह पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से उसका विग्रह करते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, क्योंकि व्याकरण की किसी भी परिभाषा को जब तक हम अच्छे से नहीं समझ सकते, जब तक उसके उदाहरण का अभ्यास नहीं कर लेते। जितने ज़्यादा उदाहरण हम करेंगे उतना ही ज़्यादा उस टॉपिक पर हमारी पकड़ बनती जाएगी। तो यहाँ पर आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, साथ में उनका विग्रह भी किया गया है। यहाँ पर एक शब्द है काली मिर्च, यानी मिर्च की विशेषता है कि वह काले रंग की है, तो यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य का जोड़ा बन रहा है, काली है जो मिर्च। विद्या धन, विद्या धन में भी काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है, हम इसको कह देते हैं विद्या का धन, जो कि गलत है। विद्या का धन अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो हमारा तत्पुरुष समास बन जाता है, लेकिन यहाँ पर विद्या धन, विद्या जो है वो धन के समान है। विद्या यहाँ उपमेय का कार्य कर रहा है और धन यहाँ उपमान के समान है, तो उपमेय और उपमान का जोड़ा बनने की वजह से यहाँ पर विद्या रूपी धन कर्मधारय समास होगा। आप कुछ और भी उदाहरण देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर कुछ नए शब्द आपको मिल जाए। यहाँ पर कुछ शब्द देख पा रहे हैं, कर पल्लव, पल्लव होते हैं पत्ते, पल्लव रूपी कर, कर यानी हाथ, यानी कि हाथ जो है उनकी तुलना पत्तों के समान की गई, पत्तों के समान कोमल हाथ, तो यहाँ पर भी उपमेय और उपमान का जोड़ा बन रहा है। सिंह नाद, सिंह यानी शेर, नाद यानी गर्जना करना, तो सिंह के समान नाद, तो यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य का जोड़ा बन रहा है। जन्मांतर, जन्म अंतर, अंतर यहाँ पर दूसरे के अर्थ में, हम कहते हैं ना जन्म जन्मांतर का साथ, यानी कि दूसरे जन्म में भी हमारा साथ रहेगा, तो यहाँ पर जन्म जो है उसकी विशेषता है कि वो दूसरा जन्म है। एक और शब्द है नराधम, नराधम यानी अधम है जो नर, अधम होता है नीच या गिरा हुआ, ऐसा नर जो अधम है या नीच है, यानी कि यहाँ पर नर की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर भी हमारा कर्मधारय समास है। बाकी के उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितने ज़्यादा उदाहरण आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका टॉपिक पक्का होता जाएगा। आप एक बार पढ़ के भी देख लेते हैं तो भी आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है। यहाँ पर भी आपको कुछ नए शब्द जरूर मिलेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर अलग से अभ्यास कर सकते हैं। इन उदाहरणों में उपमेय और उपमान का संबंध दिखाया गया है। उदाहरण के लिए भुज दंड, भुज दंड यानी कि जो भुजाएं हैं वो दंड के समान, डंडे के समान मजबूत हैं, कठोर हैं, तो यहाँ पर भी उपमेय और उपमान का संबंध है। भुजाएं उपमेय का कार्य कर रहा है और उपमान दंड है। तत्पुरुष समास का दूसरा उपभेद है द्विगु समास। द्विगु समास कैसे लिखा गया है इसका भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि लिखने में बहुत मात्राओं की अशुद्धि होती है। आप यहाँ द्विगु शब्द को देख सकते हैं, द यहाँ पर आधा है, व पूरा है, छोटी की मात्रा है, ग और छोटे उ की मात्रा है। इसको दूसरे प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। जब हम इसको नीचे लिखा गया है इस प्रकार से लिखते हैं तो द हमें यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है और व नीचे लगाया गया है, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि द यहाँ पर पूरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा द है वो आधा है और नीचे जो व लगाया है वो हमारा पूरा होता है। इसका वर्ण विच्छेद भी आप देख सकते हैं, आधा द, पूरा व, छोटी की मात्रा ग और ऊ की मात्रा। आइए द्विगु समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है, पूर्व पद यानी जो पहला पद होगा वो किसी संख्या की ओर संकेत कर रहा होगा, अगर ऐसा है तो वहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा। इसकी पहचान करने का सबसे आसान यही तरीका है कि हम पहले पद पर ध्यान दें और देखें किसी संख्या की बात की जा रही है तो वहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा, और साथ ही सभी समासों में इसकी पहचान करना सबसे आसान भी है। उदाहरण के रूप में त्रिलोक,
यहाँ पर जो पहला पद है त्रि, त्रि का अर्थ होता है तीन, और तीन हमारा संख्यावाची शब्द है, तीनों लोगों का समाहार। साथ में द्विगु समास में हम जब विग्रह करते हैं तो साथ में समूह या समाहार जरूर लगाते हैं, क्योंकि जब संख्या का बोध होता है, एक से अधिक संख्या की बात आती है, तो जब ज़्यादा संख्या की बात करते हैं तो वहाँ पर एक समूह या समाहार बनता है। इसी कारण से जब हम इसका विग्रह करेंगे तो एक ही पैटर्न से ज़्यादातर शब्दों का विग्रह होता है। आप पीछे देख सकते हैं, समाहार या समूह हम लगाते हैं। त्रिलोक यानी कि तीन संख्या में है, तो तीन संख्या की वजह से यहाँ पर समूह बन जाता है, तीन लोकों का समाहार। नवग्रह, नव का अर्थ नया नहीं होता, वैसे तो नव का अर्थ नया भी होता है, लेकिन यहाँ पर नव का अर्थ है नौ, नौ ग्रहों का समूह। तो यहाँ पर नौ संख्या है और नौ ग्रह है, उनका पूरा एक समूह है, तो इसीलिए जब हम विग्रह करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, नौ ग्रहों का समूह या समाहार। यहाँ पर हमें समाहार या समूह को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, आप दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। समाहार का अर्थ भी होता है समूह और समूह का अर्थ भी होता है समूह। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह। तो जो अठन्नी है वो सुनने में आसान है, लेकिन इसका विग्रह करते हुए हमें पता होना चाहिए, आठ आनों का समूह जो होता है उसको हम अठन्नी कहते हैं। कभी कभी हमें द्विगु और कर्मधारी समास में कन्फ्यूजन हो जाता है, हमें लगता है कि ये उदाहरण कर्मधारी समास का भी हो सकता है और द्विगु का भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं दोनों में क्या अंतर है। कर्मधारी समास और द्विगु समास दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो सकता है, लेकिन कर्मधारी समास में कभी भी पहला पद संख्यावाची नहीं होगा। द्विगु समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो सकता है, लेकिन पहला पद विशेषता बताने के तौर पर संख्यावाची जरूर होगा। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाची विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाची कभी नहीं होगा। अगर उसका एक पद संख्यावाची हो जाता है तो वो कर्मधारय समास ना होकर द्विगु समास बन जाएगा। तो हमें इन दोनों में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विशेषण और विशेष्य जरूर हो सकते हैं दोनों में, लेकिन संख्यावाची शब्द की सहायता से बड़ी आसानी से हम अंतर कर सकते हैं कि कौन सा समास हमारा द्विगु समास है और कौन सा समास हमारा कर्मधारय समास। द्विगु समास में जो पहला पद संख्यावाची होगा वही विशेषण का कार्य भी करेगा, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। यानी कि कर्मधारय समास में जरूरी नहीं कि पहले नंबर पर विशेषण ही आए, विशेषण पद दूसरे नंबर पर भी आ सकता है और पहले नंबर पर भी आ सकता है। उदाहरण के लिए नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, तो सीधा सीधा यहाँ पर नौ संख्यावाची है पहला पद और द्विगु समास है। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समूह, द्विगु समास है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, तो यहाँ पर ये कर्मधारय समास है। रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल, उत्पल का अर्थ होता है कमल का फूल और रक्त का अर्थ होता है लाल रंग, तो यानी यहाँ पर ऐसे कमल के फूल की बात की जा रही है जो लाल रंग का है, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध है, कर्मधारय समास है। अब हमें कर्मधारय समास और द्विगु समास में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा, विशेषण का कार्य भी करेगा, लेकिन जो कर्मधारय समास है उसमें जो विशेषण होगा वो गुणवाचक विशेषण होगा, वो कभी भी संख्यावाची विशेषण का काम नहीं करेगा। विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। कर्मधारय समास में हम समूह या समाहार का प्रयोग नहीं करते, लेकिन द्विगु समास में जब हम विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जैसा हम विग्रह करेंगे वैसा ही हमारा समास का नाम होगा। कुछ शब्द यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिनमें दोनों प्रकार के समास का नाम हम लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे संख्यावाची शब्द होते हैं वो विशेषण का भी कार्य करते हैं और विशेषण का कार्य करने की वजह से हम उसको कर्मधारय समास भी मान सकते हैं। लेकिन जैसा आप विग्रह करोगे, आपका विग्रह डिसाइड करेगा कि आपके समास का नाम क्या है। कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह के उदाहरण कन्फ्यूज करने के लिए बहुत दिए जाते हैं, तो लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप उदाहरण देखिए किस प्रकार से एक ही शब्द में दोनों समास हम प्रयोग कर सकते हैं, अंतर सिर्फ ये है कि उनका विग्रह कैसे किया गया है। अगर हमें शब्द दे दिया जाता है त्रिलोचन और उसका विग्रह हम करते हैं तीन नेत्र, यानी नेत्र की विशेषता है कि वो संख्या में तीन है, सिर्फ हम विग्रह अगर ऐसा करते हैं तीन नेत्र, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा और हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो विग्रह है वो हमारे उत्तर को जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन अगर इसी शब्द का विग्रह हम इस प्रकार से करते हैं तीन नेत्रों का समाहार और वहाँ पर आप कर्मधारय समास लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तीन नेत्रों का समाहार जो विग्रह है वो हमने द्विगु समास का किया है। तो जिस प्रकार से आप विग्रह करेंगे वैसा ही हमारा समास का नाम बन जाएगा। चतुर्भुज,
अगर इसमें विग्रह हम इस प्रकार से कर देते हैं चार भुजाएं, तो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा, गलत हम नहीं कह सकते इसे। और चार भुजाओं का समाहार जैसे ही हम विग्रह करते हैं वैसे ही इसका नाम हम द्विगु समास लिखेंगे। चौराहा, चार राहें, राहों की विशेषता है कि वो चार हैं, यानी संख्यावाची शब्द विशेषण भी तो होते हैं। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होने की वजह से और विशेष प्रकार से उसका विग्रह करने की वजह से वो हमारा कर्मधारय समास बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हमारा द्विगु समास बन जाता है। चार राहों का समाहार, तो हमारा क्या होगा? चौराहा। इसी प्रकार के और उदाहरण भी आप देख सकते हैं। विग्रह करने पर निर्भर करता है समास किस प्रकार का है, क्योंकि दोनों प्रकार की जो परिभाषाएं हैं उसमें थोड़ी थोड़ी समानता है। विशेषण और विशेष्य का जोड़ा दोनों ही प्रकार के समासों में बनता है। पंचतंत्र, पांच है तंत्र जो, तो कर्मधारय समास होगा। लेकिन जैसे ही हम इसका विग्रह बदलेंगे पांच तंत्रों का समाहार, तो हमारा द्विगु समास बन जाएगा। चवन्नी, चार आने हैं जो, आनों की विशेषता है वो कितने हैं? चार हैं। कर्मधारय समास, चार आनों का समाहार, तो हमारा द्विगु समास बन जाएगा। इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। जिस प्रकार का हम विग्रह करेंगे उसी प्रकार का हमारा नाम हो जाएगा। आज हमने पढ़ा कर्मधारय समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं, और कर्मधारय समास और द्विगु समास में किस प्रकार से हम अंतर करेंगे। जितने उदाहरण का आप अभ्यास करेंगे उतना ही ये टॉपिक आपका पक्का होता जाएगा। परीक्षा में किसी प्रकार से कोई भी उदाहरण आएगा बड़ी आसानी से आप उसको हल कर पाएंगे। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर उसका अभ्यास कर सकते हैं। आइए देखते हैं कितने ध्यान से आपने वीडियो देखा है। आज का सवाल है आपके लिए, रक्तोत्पल शब्द का समास विग्रह कीजिए और साथ में समास का नाम भी बताइए। आपके उत्तर का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास किसे कहते हैं। विस्तार से इन दोनों समास की चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।